चलिए भाई शुरू करें फिर आज की चर्चा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। आज के इस डिस्कशन में मॉड्यूल सी पर हमारी बातचीत हो रही थी। मॉड्यूल सी पर अभी हमारी और भी बातचीत चलेगी। मॉड्यूल सी की आज ये 5th क्लास है जिस पर मेरी आपसे चर्चा हो रही है। क्लियर है? आपकी प्रिपरेशन के लिए ये एमसीक्यू सीरीज चलाया जा रहा है जो कि नवंबर दिसंबर एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहा है। एमसीक्यू सीरीज में मैंने आपको फिर से बता दूं, एमसीक्यू सीरीज में आपके पूरे सिलेबस के सारी यूनिट्स को एमसीक्यू के माध्यम से कवर किया जा रहा है। तो एक एक करके मैं सब पर एमसीक्यूज ला रहा हूं आपके लिए। मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, मॉड्यूल सी पर बातचीत हो रही है। इसके पहले कॉन्सेप्ट सीरीज पर चर्चा हुई थी जिसके माध्यम से मैंने लगभग 55 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके बीआरबीएल के हैं उन पर बातचीत कर ली थी। वो सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और अभी तक इनमें जो क्लासेस हो चुकी हैं मॉड्यूल ए और बी जो कंप्लीटली कवर हो चुका है, और मॉड्यूल सी की भी इसके पहले 4 क्लासेस हो चुकी है, वो सब आपको लाइव सेक्शन में जाके मिल जाएंगी। तो सारी की सारी चीजें आपको इसी एक चैनल से मिल जा रही हैं। ये उनके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है जिन्होंने कहीं से कोई बैच या कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, उन बैंकर्स के लिए क्लास और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मॉड्यूल सी पर आज हमारी बातचीत होगी। सरफेसी एक्ट के क्वेश्चंस आज रखे गए हैं। सरफेसी एक्ट के अलावा कुछ हम लोग डीआरटीज पर, बेसिकली जो आज ज्यादातर क्वेश्चन होंगे वो आरडीबी एक्ट पर है। आरडीबी एक्ट के अंतर्गत आपके डीआरटीज और डीआरएटीज बने। आरडीबी एक्ट यानी द रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993। क्लियर है? तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज हमारी पूरी बातचीत होनी है, पूरी हमारी चर्चा जो है वो होनी है। शुरू करें फिर आज की बातचीत। बहुत इत्मीनान से आंसर करिएगा। मेरी पूरी कोशिश आज भी आपके साथ वही होगी कि ज्यादा से ज्यादा आपके साथ में कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करूं। ज्यादा से ज्यादा क्या है भैया, आपके साथ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हो, ताकि नए क्वेश्चन अगर बने तो भी आपके पास आंसर मौजूद होना चाहिए। तो भी आपके पास क्या है, वहां पर आंसर मौजूद होना चाहिए। क्लियर है भैया? इतनी बात। शुरू करें फिर आज की चर्चा। चलिए आज की शाम का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। An application for review of order may be made to the appellate tribunal who passed the order, but no application for review shall be made after the expiry of period of dash from the date of the order। देखो यहाँ पर डेट पर, आपके डेज पर क्वेश्चन पूछा गया है। और जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो कभी पेड बैच में रहे होंगे, मैंने पेड बैच में हमेशा ये बताया हुआ है कि जब भी डेज पर या पेनल्टीज पर या टोटल टाइम लिमिटेशन पर कोई भी कॉन्सेप्ट हो तो उसे आपको ठीक से याद करना, उसे आपको ठीक से समझना है, ठीक से पढ़ना है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। सवाल ये कह रहा है द एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, पहली बात तो आप किसका है, रिव्यू का एप्लीकेशन दे रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ ऑर्डर मे बी मेड टू द एपिलेट ट्रिब्यूनल, यानी कोई रिव्यू का ऑर्डर आप ले रहे हैं, मतलब रिव्यू करने के लिए दे रहे हो। और किसको आप दे रहे हैं? एपिलेट ट्रिब्यूनल को। जहां कहीं एपिलेट ट्रिब्यूनल लिखा होगा इसका मतलब बात डीआरएटीज की हो रही है। हु पास द ऑर्डर बट नो एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शैल बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। क्लियर है? तो कोई ऑर्डर आपको मिला है, वो ऑर्डर किसने दिया है? डीआरटी ने दिया है। और डीआरटी के उस ऑर्डर के रिव्यू के लिए, या हो सकता है रिकवरी ऑफिसर का कोई ऑर्डर हो, उसके रिव्यू के लिए आप जा रहे हैं किसके पास? डीआरटी के पास। तो डीआरटी के पास रिव्यू एप्लीकेशन देने के लिए आपके पास एक निश्चित समय होता है। तो कितने दिनों के एक्सपायरी के बाद, यानी कितने दिनों का कुल टाइम पीरियड होगा आपके पास रिव्यू के लिए एप्लीकेशन देने का, कितने दिनों के एक्सपायरी के बाद आपका वो एप्लीकेशन उसका जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सवाल ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए से 60 डेज, 45 डेज, सी कह रहा 30 डेज और डी कह रहा 15 डेज। तो कितने दिनों के बाद आपका वो रिव्यू एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी कुल मिला के कितने दिनों का टाइम पीरियड आपके पास होता है, कुल मिला के कितने दिनों का समय आपके पास होगा। आंसर करिए भैया, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या दुरुस्त आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या आपका सही आंसर होगा? इत्मीनान से आंसर करिएगा। मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताता चल रहा हूं क्या दुरुस्त आंसर होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, जहां पर भी डेज वाली बात आएगी, जहां पर भी डेज की बात आएगी, वहां पर आपको आंसर्स याद करके रखना। डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है भैया? तो क्या दुरुस्त आंसर बनेगा? चलो पर्याप्त समय हम लोगों ने इस क्वेश्चन पे ले लिया। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ऐसे रिव्यू एप्लीकेशन जाएंगे उनके लिए जो अधिकतम समय सीमा होती है वो कितने दिनों की होती है? 30 डेज की होगी। यानी पहले क्वेश्चन के लिए आप लोगों में से जिन्होंने भी सी ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। सही आंसर भैया, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 30 डेज यानी 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं भैया। वेयर एन अपील इज प्रिफर्ड बाय एन पर्सन रिफर्ड टू सेक्शन 21 ऑफ द आरडीबी एक्ट, सच अपील शैल नॉट बी एंटरटेन्ड बाय द एपिलेट ट्रिब्यूनल अनलेस सच पर्सन हैज डिपॉजिटेड विद द एपिलेट ट्रिब्यूनल of the amount of debt
डेट्स वर ड्यू फ्रॉम हिम एज डिटरमाइंड बाय द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट। ध्यान से समझिएगा भैया कि अगर कोई आप अपील, जैसे डीआरटी ने आपको कोई डिसीजन दिया है, क्लियर है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने आपको कोई डिसीजन दिया है, डीआरटी ने कोई डिसीजन दिया है 29 के अंतर्गत, तो और आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अगर उसके लिए अपील करना चाहते हैं तो आपके पास ये मौका है कि आप अपील कर सकते हैं। और अपील आपको करना होता है डीआरएटीज के पास, यानी डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। तो यहां पर जो अपीलेट अथॉरिटी होती है डीआरटी के लिए, वो डीआरएटी होती है, अपीलेट ट्रिब्यूनल होती है। तो सवाल ये किया जा रहा है कि अगर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हैं तो जितने का भी डिसीजन आया है उसका एक निश्चित अमाउंट आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके मामले को एंटरटेन किया जाएगा। तो वो प्री डिपॉजिट अमाउंट कितना होगा आपके लिए? 50% होगा, 40% होगा, 30% होगा या 20% होगा। देखिए फिर से समझिए भैया, यानी अगर मैं अपीलेट अथॉरिटी के पास, यानी अगर मैं डीआरएटी के पास जा रहा हूं और किसके अगेंस्ट जा रहा हूं, डीआरटी ने मान लेते हैं मुझे कोई डिसीजन दिया, कोई अवार्ड दिया, उसके अगेंस्ट अगर मैं डीआरएटी के पास जा रहा हूं तो जितने का इन्होंने अमाउंट का मुझे डिसीजन दिया था, यानी जो अवार्ड आया था उसका एक निश्चित परसेंट मुझे पहले डीआरएटी के पास डिपॉजिट करना होगा, यानी जो एप्लीकेंट होगा उसे डिपॉजिट करना होगा, तभी आपके मामले की सुनवाई की जाएगी। तो वो कितने परसेंट होगा, सवाल यहां पर ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है 50%, 40%, 30% या 20%। ऐसा इसलिए रखा गया है ताकि कोई भी बेवजह डीआरटी के पास जाके मुकदमा ना दर्ज कर दे, है ना, डीआरटी के पास जाके कि जरा सा भी मतलब कुछ भी नहीं है, डीआरटी के पास जाके मुकदमा दर्ज कर दें। डीआरटी और डीआरटी जैसे स्पेशल कोर्ट इसीलिए बनाए गए थे आरडीबी एक्ट के अंतर्गत, ताकि ऐसे मामले जो रिकवरी के मामले हैं, जो एनपीए के मामले, उनमें तेजी आ सके, वो जल्दी से बैंकों का वो मामला निपटाया जा सके, बैंकों की बैलेंस शीट को बेहतर किया जा सके। अब वहां पर भी मामले अगर बेवजह के जाएंगे तो वहां पर भी लेट हो जाएगा सामान्य कोर्ट की तरह। इसीलिए पहले डिपॉजिट करने की व्यवस्था रखी गई कि कोई बेवजह का मामला लेकर ना जाए, जो सीरियस मामले हैं वही पहुंचे। तो कितना आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा, प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा कितना, यह सवाल पूछा जा रहा है। पर्याप्त समय हम लोगों ने ले लिया, याद रखिएगा यहां पर भी और जहां कहीं भी इसके अलावा, जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको जहां पर भी देखने को मिलेंगे जहां प्री डिपॉजिट करने की बात की जा रही है, वहां ज्यादातर मामलों पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, 50%, यानी जो भी अमाउंट का डिसीजन आपको मिला है, अवार्ड आपको मिला है, उसका 50% आपको जमा करना होगा पहले, तो आपके मामले की सुनवाई की जाएगी। जिन्होंने भी ए ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जिन्होंने भी ए ऑप्शन दिया है भैया, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है। क्लियर हो गई इतनी बात भैया। दूसरी बात, अगर एपीलेट ट्रिब्यूनल चाहे तो इस 50% को 25% तक कम भी कर सकता है। ऐसा तो नहीं यार मैंने आपको अगले क्वेश्चन का आंसर कर दिया हो। चलिए खैर, अगर आंसर मिल भी गया होगा तो दिक्कत क्या है, अच्छी बात है, मिल जाए, खुशी की बात है। अभी आप लोग जस्ट दिवाली मना के लौटे ही हैं, है ना। क्लियर है इतनी बात भैया, क्लियर है इतनी बात। चलिए, दिवाली आप लोगों ने सभी ने मना ली होगी ठीक से। तो एक बात मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था कि इसे 25% तक अगर एपीलेट ट्रिब्यूनल चाहे, अगर इसे एपीलेट ट्रिब्यूनल चाहे तो 25% तक इसे कम किया जा सकता है, लेकिन उसे कारण रिकॉर्ड करने होंगे क्यों वो 25% तक इसे कम कर रहा है। हाँ, लेकिन इसे 25% तक कम किया जा सकता है। यानी अगर पूछा जाए कि मिनिमम इसको कितने तक लाया जा सकता है तो आंसर 25% बनेगा। वैसे पहले आपको 50% यहां पर जमा करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आप मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, डेट इंक्लूड्स एनी लायबिलिटी टुवर्ड्स डेट सिक्योरिटी व्हिच रिमेन्स अनपेड इन फुल और पार्ट आफ्टर नोटिस ऑफ डैश सर्व्ड अपॉन द बोरोवर बाय द डिबेंचर ट्रस्टी और एनी अदर अथॉरिटी इन हुज फेवर सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ होल्डर्स ऑफ डेट सिक्योरिटीज। अब यहां पर आपको ये बताना भैया कितने दिनों की नोटिस दी जाती है। जो डेट इंक्लूड है, कोई ऐसा डेट है जिसमें इंक्लूड है भैया लायबिलिटी, किसके लिए लायबिलिटी इंक्लूड है, मतलब जो डेट, जिस डेट पर सिक्योरिटी क्रिएट की गई है और वो लायबिलिटी है, अभी वो अनपेड है, फुल अनपेड है या कोई उसका पार्ट अनपेड है, तो आफ्टर नोटिस ऑफ, यहां पर आपको डेज लिखना है, कितने दिनों की नोटिस सर्व करनी होगी, किसको, बोरोवर के ऊपर। बोरोवर को कितने दिनों की नोटिस दी जाएगी, किसके द्वारा, बाय द डिबेंचर ट्रस्टी और एनी अदर अथॉरिटी इन हुज फेवर सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज क्रिएटेड, जिसके फेवर में सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था। क्लियर है। तो आपको यह बताना है कि अगर मान लेते हैं कोई ड्यू है जो अनपेड है, वो फुली अनपेड है या वो पार्शियली अनपेड है, तो यहां क्रेडिटर को एक नोटिस देना होता है। तो वो कितने, उस नोटिस के बाद ही भैया आप जो सरफेसी एक्ट है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो कितने दिनों की नोटिस यहां पर दी जाएगी बोरोवर को, चाहे वो पेमेंट आधा बचा हो चाहे वो पेमेंट पूरा बचा हो, है ना। 180 डेज है या 90 डेज है या 60 डेज है या 30 डेज है, क्या होगा यहां पर दुरुस्त आंसर, क्वेश्चन नंबर
3 के लिए क्या होगा दुरुस्त आंसर भैया? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए दुरुस्त आंसर क्या होगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए दुरुस्त आंसर, अभी आप बैंकर हैं, नोटिस वाला तो आपसे क्वेश्चन कतई गलत होना नहीं चाहिए। नोटिस का क्वेश्चन तो कतई गलत नहीं होना चाहिए। कितने दिनों के नोटिस के बाद ही आप सरफेसी एक्ट को एक्सरसाइज कर पाएंगे, यानी इन्फोर्समेंट जैसी प्रक्रिया कर पाएंगे? तो आंसर क्या बनेगा? 60 डेज। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर सही आंसर क्या बन जाएगा भैया? 60 डेज। तो ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमसे कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 सेज द चेयरपर्सन ऑफ एन अपीलेट ट्रिब्यूनल, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ ट्रिब्यूनल, द रिकवरी ऑफिसर एंड द अदर ऑफिसर एंड द एम्प्लॉइज ऑफ एन appellate tribunal and tribunal shall be deemed to be within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code 1860। तो इंडियन पिनल कोड 1860 के अंतर्गत जो डीआरएटी का चेयरपर्सन होता है एपिलेट ट्रिब्यूनल का, या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ट्रिब्यूनल का, या जो रिकवरी ऑफिसर होता है, या जो बाकी ऑफिसर्स होते हैं, या जो बाकी एम्प्लॉइज होते हैं किसी एपिलेट ट्रिब्यूनल के या ट्रिब्यूनल के, उनको क्या माना जाता है इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन 21 के अंतर्गत? उन्हें पब्लिक सर्वेंट माना जाता है, गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाता है, प्राइवेट सर्वेंट माना जाता है, या इनमें से कोई नहीं माना जाता है? तो बेसिकली जो एपिलेट ट्रिब्यूनल हो गया या आपका ट्रिब्यूनल हो गया, उसके जो रिकवरी ऑफिसर्स होते हैं, उसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, उसके जो चेयरपर्सन होते हैं, उसके जो ऑफिसर्स होते हैं, उसके जो बाकी इंप्लॉइज होते हैं, वो इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन 21 के अंतर्गत क्या माने जाते हैं? पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट माने जाते हैं, प्राइवेट सर्वेंट माने जाते हैं, इनमें से कोई नहीं माने जाते। तो इसके लिए दुरुस्त आंसर क्या बनेगा भैया? हमेशा याद रखिएगा, ये सबके सब क्या माने जाते हैं? पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ए आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। बड़ा क्वेश्चन, इत्मीनान से पढ़िएगा, और ये सारे क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये सब आपके सिलेबस में, आपकी बुक में एक एक पेज के टॉपिक हैं। अब इस एक एक दो दो पेज के टॉपिक, दो दो, क्योंकि बड़े एक्ट को इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है आपके आईबीएफ ने खुद, और वैसे ही बातचीत चल रही है। तो दो दो पेज से क्वेश्चंस आप कितने बना पाएंगे? मुश्किल से 2-4 क्वेश्चन, लेकिन इसके बावजूद आपके पास पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाया जा रहा है। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस क्लास को बहुत ईमानदारी से आपको देखना सुनना है। क्लियर है बाबू इतनी बात? चलिए, हाउ द रिकवरी ऑफिसर शैल प्रोसीड टू रिकवर द अमाउंट ऑफ डेट स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट। अब देखिए भैया, डिसीजन आ गया कि आपसे रिकवरी की जाएगी। तो जब आपसे रिकवरी की जाएगी तो एक रिकवरी ऑफिसर वहां पर नियुक्त किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, हर डीआरटी के साथ एक रिकवरी ऑफिसर को अटैच करती है। लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर डीआरटी के साथ एक रिकवरी ऑफिसर अटैच ही होगा। कई सारी ऐसी डीआरटी है जिनके पास रिकवरी ऑफिसर नहीं होता है, दूसरे डीआरटी के रिकवरी ऑफिसर से वो काम चलाते हैं। यानी एक रिकवरी ऑफिसर 2 डीआरटी को कई बार देखता है। लेकिन होता यह है कि हर डीआरटी के पास एक रिकवरी ऑफिसर होता है। तो सवाल यही पूछा जा रहा है कि रिकवरी ऑफिसर कैसे प्रोसीड करेगा रिकवरी, यानी रिकवरी ऑफिसर कैसे रिकवरी करेगा, क्या तरीका होगा, क्या क्या मेजर्स होंगे उसके रिकवरी करने के। अगर आपकी रिकवरी करने का आदेश आ चुका है तो क्या कर सकता है वो? taking possession of property over which security interest is created on any other property of the defendant and appointing receiver for the property and to sell the same। वो possession ले सकता है भैया उस प्रॉपर्टी पर जिस पर सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था, या कोई दूसरी प्रॉपर्टी जो डिफेंडेंट की है, और वहां पर अपॉइंट कर सकता है रिसीवर ऐसी प्रॉपर्टी को कि बेचो और बेच के अपनी रिकवरी करो। बी कह रहा अटैचमेंट द सेल ऑफ द मूवेबल एंड और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट की मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैचमेंट कर सकता है और सेल कर सकता है। सी कह रहा है अरेस्ट ऑफ द डिफेंडेंट एंड हिज डिटेंशन इन प्रिजन अपॉइंटिंग अ रिसीवर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफेंडेंट। या तीसरा रास्ता यह है कि डिफेंडेंट को वो अरेस्ट कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, उसे डिटेंशन में रख सकता है, उसे जेल में रख सकता है, और उसके बाद वो अपॉइंट कर सकता है रिसीवर उसके मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को देखने के लिए डिफेंडेंट के। डी कह रहा है वन और मोर ऑफ द अबव, इनमें से एक या एक से अधिक उपाय को अपना सकता है। मतलब वो किसी एक उपाय को भी अपना सकता है, एक से अधिक उपाय को भी अपना सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा भैया? क्वेश्चन नंबर 5 का दुरुस्त आंसर क्या होगा? आंसर करते चलिएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सही आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए एकदम दुरुस्त आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोगों ने सही ऑप्शंस की तरफ बढ़ना है। पर्याप्त समय ले लिया भैया। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वो इनमें से आप एक से ज्यादा को जो है ऑप्शंस अपना सकता है, पहला दूसरा तीसरा में से कोई या एक से ज्यादा ऑप्शंस अपना सकता है। आप में से जिन्होंने भी डी आंसर किया है, बहुत सुंदर आंसर किया भैया, दुरुस्त आंसर किया। चलिए, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी क्या है यहां पर? एकदम दुरुस्त आंसर है। चलिए, बढ़िया 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 बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। हु शेल मेक रूल्स आर ले डाउन यूनिफॉर्म प्रोसीजर कंसिस्ट विद द प्रोविजन ऑफ द आरडीबी एक्ट 1993 फॉर कंडक्टिंग द प्रोसीडिंग्स बिफोर द ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। आपको बताना है कि
ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने जो भी प्रोसीजर चलेगा आरडीबी एक्ट के अंतर्गत या इस आरडीबी एक्ट के प्रोविजंस को लागू करने के लिए, यूनिफॉर्म बनाने के लिए रूल्स कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, सुप्रीम कोर्ट बना सकती है, हाई कोर्ट बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या सही आंसर होगा भैया? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए दुरुस्त आंसर क्या होगा आप लोगों का? क्वेश्चन नंबर 6 पर आंसर करो भैया। पर्याप्त समय हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 पर ले लिया है और मैंने आपको हमेशा और कई बार बताया कि जहां पर भी किसी भी अधिनियम में रूल्स फ्रेम करने की बात आएगी, किसी भी अधिनियम में अगर रूल्स फ्रेम करने की बात आएगी तो वहां पर लिख लो, याद कर लो, आपका हमेशा और हमेशा आंसर क्या बनेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। आपका हमेशा और हमेशा आंसर क्या बनेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पर भी आपका बी आंसर, जिन्होंने भी बी आंसर किया सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल दुरुस्त आंसर क्या है? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई रूल बनाएगी तो उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के समक्ष रखा जाना जरूरी है, और तब जब कम से कम वो 30 दिन चल रही हो तो पार्लियामेंट अगर उसे पास करेगी तभी वो रूल आप आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो वहीं पर रुक जाएगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार होता है रूल्स को बनाने का। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द रिकवरी ऑफिसर मेड अंडर द आरडीबी एक्ट 1993 मे फ्रॉम द डेट ऑन विच अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर इज इश्यूड ऑन हिम प्रिफर एन अपील टू द ट्रिब्यूनल। देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो रिकवरी ऑफिसर के तरीके से, रिकवरी ऑफिसर जो ऑर्डर उसको दे रहा है उससे वो अग्रीव्ड है, उससे वो पीड़ित है। जैसे रिकवरी ऑफिसर को नियुक्त किया गया, रिकवरी ऑफिसर ने रिकवरी करना शुरू की, अगर आप उसके तरीके से या अगर आपको लग रहा है कि सरफेसी एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ये रिकवरी नहीं हो रही, आप अग्रीव्ड हो, तो आप डीआरटी के पास जाके अपील कर सकते हो। तो आपको कितने दिनों के अंदर अपील करना होगा? अब अपील कितने दिनों के अंदर करना होगा, पहले ये जान लो कि आपकी ये अपील करने की दिन की जो शुरुआत होती है वो होती किस दिन से? जिस दिन रिकवरी ऑफिसर का ऑर्डर आपको मिलता है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, सरफेसी एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो ऑर्डर मिलने के कितने दिनों के अंदर जाके आप अपील कर सकते हैं? 40 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर, 20 डेज के अंदर या 10 डेज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या सही आंसर बनेगा? और अपील के मामले में मैंने आपको विधिवत बताया भैया कि ज्यादातर मामलों में अपील के मामले में क्या आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्या सही आंसर होगा? आंसर करो भैया, आंसर करते चलिए, आंसर करते चलिए। तो जहां पर भी यहां आरडीबी एक्ट में जहां पर भी अपील की बात आ रही है वहां पर ज्यादातर मामलों में आपका आंसर क्या बन रहा है? 30 डेज। तो जिन्होंने भी बी आंसर किया, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द अपीलेट ट्रिब्यूनल में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग रिड्यूस द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड बाय सच अमाउंट विच शैल नॉट बी लेस देन ऑफ द अमाउंट ऑफ सच डेट सो ड्यू बी डिपॉजिटेड अंडर दिस सेक्शन। देखो, मैंने कहा ना, कई बार मैं आपके साथ इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूं कि अगले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है, और यही क्वेश्चन का आंसर मैं पहले आपको किसी एक क्वेश्चन को समझाते समय दे चुका हूं। द अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो कर सकता है फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड, रीजन को रिकॉर्ड करके राइटिंग में जो डिपॉजिट करने की आपकी बाध्यता थी कि 50% आपको डिपॉजिट करना है, जो भी ऑर्डर आया है उसको वो कितने परसेंट तक रिकॉर्ड को दर्ज करके कम कर सकता है? 35% तक, 15% तक, 25% तक या 5% तक? आप लोगों में से जो भी क्लास की शुरुआत से जुड़े हैं उनको इसका आंसर पता है, क्योंकि कितना ही परसेंट डिपॉजिट करना है जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इस क्वेश्चन को समझाते समय मैंने ये भी बता दिया था कि इसको कितने परसेंट तक रिकॉर्ड को दर्ज करके कम किया जा सकता है, वहां पर क्लियरली बताया गया था। वैसे इस क्वेश्चन पे हम लोगों ने पर्याप्त समय ले लिया और आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 25%। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। 25% तक इसे कम किया जा सकता है, लेकिन इससे कम नहीं, 25% तक। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हु इज द एजुकेटिंग अथॉरिटी फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर्स अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016? अब ये बैंकरप्सी कोड यहां पर कहां आ गया? आपने तो कहा था सर आरडीबी एक्ट की बात चल रही है, डीआरटी और डीआरएटीज की बात चलेगी, तो भैया डीआरटी और डीआरएटीज आईबीसी कोड के भी मामले सुनते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन यहां पर रखा गया है। तो आपको बताना है जो आपका आईबीसी कोड 2016 है उसके अंतर्गत इनमें से कौन है जो एजुकेटिंग अथॉरिटी की पावर्स को एक्सरसाइज करेगा? हाई कोर्ट करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगा, एपीलेट ट्रिब्यूनल करेगा या द ट्रिब्यूनल, मतलब डीआरएटी करेगा या डीआरटी करेगा? क्या इसका सही आंसर बनेगा? अब एजुकेटिंग अथॉरिटी आपको उस सीक्वेंस में रखना है जिस सीक्वेंस में आप पहले जाते हैं जिसके पास, तो पहले आप किसके पास जाते हैं? एजुकेटिंग अथॉरिटी का काम यहां पर कौन करेगा? एजुकेटिंग अथॉरिटी का काम यहां पर कौन करेगा? क्या दुरुस्त आंसर बनेगा भैया? सही आंसर बताइए।
बताइए आईबीसी कोड के अंतर्गत भी एजुकेटिंग अथॉरिटी का काम यहां पर कौन करेगा? पर्याप्त समय ले लिया है, एजुकेटिंग अथॉरिटी का काम कौन करेगा यहां पर? डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। अब आप कहोगे सर डीआरएटी क्यों नहीं कर सकता? भैया डीआरएटी के पास आप सीधे जा ही नहीं सकते हैं, आपको पहले कहां जाना होगा? डीआरटी के पास। डीआरटी से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो 30 दिनों के अंदर आप अपील कर सकते हैं डीआरएटी के पास, इसलिए आंसर बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? द चेयरपर्सन ऑफ एन अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी आफ्टर इंक्वायरी मेड बाय। अब देखो यहां पर बात हो रही है चेयरपर्सन के रिमूवल की। चेयरपर्सन को रिमूव किया जा सकता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल में चेयरपर्सन काम करता है, चेयरपर्सन को रिमूव किया जा सकता है किसके द्वारा? कौन कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी चेयरपर्सन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आदेश देगा उसके अलावा चेयरपर्सन को उसके ऑफिस से कोई रिमूव नहीं कर सकता है। और ग्राउंड क्या होगा रिमूव करने का? सिर्फ दो ही ग्राउंड है, एक तो उसका प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी ऑफ वर्क। या तो उसका मिसबिहेवियर प्रूव हो चुका है या तो वो काम करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इसके लिए एक इंक्वायरी बैठेगी, वो इंक्वायरी को कौन हेड करेगा? सवाल ये किया जा रहा है। वो इंक्वायरी जो रिकमेंडेशन देगी उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव करेगा। तो इंक्वायरी कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है, या सुप्रीम कोर्ट का जज करता है, या हाई कोर्ट का जज करेगा? चेयरपर्सन की बात हो रही है, ध्यान से समझिएगा। और इनके रिमूवल और इनके रेजिग्नेशन, इनके रिमूवल और इनके रेजिग्नेशन या इनके जो रिमूवल की बात की गई है, ये दोनों ही की गई है सेक्शन 15 ऑफ आरडीबी एक्ट। आरडीबी एक्ट, चाहे चेयरपर्सन का रिमूवल हो, चाहे अपीलेट ट्रिब्यूनल में आपका चेयरपर्सन का रिमूवल हो, चाहे प्रिसाइडिंग ऑफिसर का रिमूवल हो, दोनों ही सेक्शन 15 में बात की गई। रेजिग्नेशन और रिमूवल दोनों सेक्शन 15 में है। सेक्शन 15 दोनों के लिए। तो सही आंसर होगा भैया, अगर चेयरपर्सन को रिमूव किया जा रहा है तो उसके लिए जो इंक्वायरी कमेटी होगी उसको देखेगा सुप्रीम कोर्ट का जज। और अगर सेम क्वेश्चन होता लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए पूछा जाता तब आपका आंसर बनता हाई कोर्ट का जज। यहां पर चेयरपर्सन इसलिए जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। तो सी आंसर इज द राइट आंसर। सी आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी रिमूव। देखो आ गया। अभी यही दिक्कत है कि मैं इतना सारा कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि अगले क्वेश्चन का आंसर आ जाता है आपके पास। तो भैया प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर ट्रिब्यूनल का है तो उसको भी जो है नहीं हटाया जा सकता है बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के। और ग्राउंड क्या होगा? उसका भी प्रूव्ड मिसबिहेवियर होगा या इनकैपेसिटी होगा। लेकिन इसकी इंक्वायरी कौन करेगा? जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट, चेयरपर्सन ऑफ डीआरटी या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट तो करता है चेयरपर्सन के लिए, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट करता है चेयरपर्सन के लिए। और अगर आप लगातार क्लास देख रहे हैं तो अभी पिछले क्वेश्चन पे बताया है कि जब हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात करेंगे, ऑफिसर की बात करेंगे तो उसके लिए हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करता है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हटाएगा दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट। और दोनों के रिमूवल की बात कहां पर की गई है? सेक्शन 15 ऑफ आरडीबी एक्ट 1993 में। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है। चलो भैया, तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हाई कोर्ट कहां लिखा है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दुरुस्त आंसर, बढ़िया, मजेदार, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भैया। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। तो ये 11 क्वेश्चन थे भैया जो आपके लिए आज मैंने विधिवत तरीके से डिस्कशन किए हैं। मैंने आपसे वायदा किया था कि आपके साथ मैं पूरी बात करूंगा और मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन किया जाए। मैं फिर से बता दूं, आपकी हर एक यूनिट, आपके हर एक मॉड्यूल को विधिवत कवर किया जा रहा है। एमसीक्यू सीरीज तब तक आपके साथ ये चलती रहेगी जब तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर नहीं हो जाएगा। चलिए क्लियर है भैया? आपके लिए दिवाली का जो ऑफर शुरू किया गया था उस ऑफर में अभी आपको जो मिल रहा है भैया, ध्यान से आपको कुछ बातें समझनी है। 31 अक्टूबर तक आपके लिए ऑफर लाया गया था जिसमें एडिशनल 20% का डिस्काउंट आपको मिल रहा था। इस ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया है थोड़े समय के लिए। अब ये 20% का ऑफर आपको मिल रहा है अभी भी हमारे सारे ही जेआईबी और सीआईबी के महापैक्स पर। हमारे सारे ही जेआईबी और सीआईबी के महापैक्स पर ये आपको ऑफर मिल रहा है। एडिशनल 20% जो भी फीस होगी उस पर एडिशनल 20%
20% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कूपन कोड का इस्तेमाल करना है दिवाली। उसके लिए आपको कूपन कोड का क्या इस्तेमाल करना है? दिवाली कूपन कोड का इस्तेमाल करना है। क्लियर है भैया? उसके लिए आपका कूपन कोड क्या होगा? दिवाली कूपन कोड होगा। दिवाली कूपन कोड उसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा। कोई दिक्कत वाली बात तो यहां पे नहीं है। डन डन डन। क्लियर है भैया? इतनी बात क्लियर है? तो कूपन कोड आपको इस्तेमाल करना होगा क्या? दिवाली। दिवाली पर आपको एडिशनल 20% का डिस्काउंट हमारी फीस पर मिल जाएगा, हमारे सारे ही बैचेस पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपके लिए अभी 2 और चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 2 आपके क्या नाम है, इलेक्टिव पेपर्स के कोर्सेज चल रहे हैं। इनके अलावा 2 और आपको मिल जाएंगे। एक मिल जाएगा आपको रूरल बैंकिंग, तो 4 इलेक्टिव पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। रूरल बैंकिंग मिल जाएगा, प्लस अगर किसी का रिस्क मैनेजमेंट है तो रिस्क मैनेजमेंट भी आपको मिल जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट भी आपको मिल जाएगा। तो 4 इलेक्टिव पेपर आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? अगर किसी का कोई एक सब्जेक्ट रुका हुआ तो एक सब्जेक्ट को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चारों आपके कंपलसरी पेपर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए भी उपलब्ध हैं यहाँ पर। क्लियर है? तो आज के लिए इतनी बात रखते हैं। कुछ और आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल का QR कोड आप स्कैन कर लीजिए। इसके माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सिंपली आप टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें आशीष सर JIB CIB एग्जाम्स, आप उस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। क्लियर है बाबू? इतनी बात। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। कल मिलेंगे आपसे मॉड्यूल सी पर एक और मुलाकात करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। कल मिलते हैं मॉड्यूल सी पर और बातचीत करने के लिए। थैंक्स अ लॉट।